हाँ बच्चों, कैसे हो सभी? पढ़ाई के अलावा सब ठीक है? आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले चैप्टर की फर्स्ट यूनिट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर, जिसमें पहली यूनिट क्या है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और सेकंड यूनिट कौन सी है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हम कौन सी स्टार्ट कर रहे हैं? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें टोटल दो तरह से आपका सिस्टम है। एक तो प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने वाला है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल बातें नहीं है। इसमें तो क्या पूछेगा वो, पी एंड एल बैलेंस शीट बनाने की। तो पी एंड एल बैलेंस शीट बनाना आपको आता है, मुझे सिर्फ आपको क्या बताना है, फॉर्मेट ये चीज़ पहले आती है, ये चीज़ बाद में आती है। अब ये चीज़ बताने की जरूरत तो है नहीं कि सैलरी पी एंड एल में आएगी या बैलेंस शीट में। बताना क्या पड़ेगा? सैलरी पी एंड एल में एम्प्लॉइज़ बेनिफिट कॉस्ट के अंदर आएगी, तो वो हेडिंग और कुछ प्लेसमेंट्स बताने, ठीक है, मेन। और दूसरा क्या है, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं। स्पेसिफिक क्वेश्चंस का मतलब अलग अलग टाइप के एडजस्टमेंट। उसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। किसकी बात कर रहे हैं? मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। अब होता क्या है, कंपनी में होता है ना, जैसे रिलायंस है, उसमें क्या होता है, अंबानी डायरेक्टर है और अंबानी क्या है? मेजर शेयर होल्डर। तो रिलायंस में मान लो 500 करोड़ के प्रॉफिट हुए, तो अंबानी क्या चाहेगा? ये को प्रॉफिट शेयर होल्डर के पास पहुंचे या उसके पास पहुंचे? सर शेयर होल्डर भी तो वही है। अब मान लो कि अंबानी के पास कितनी होल्डिंग है? 60। इतनी नहीं है, समझाने के लिए बोलो। और दूसरों के पास कितनी है? 40। तो ये प्रॉफिट कितना बटेगा? अंबानी के पास तो कितना बचेगा? 500 का 60%, और उसके पास कितना जाएगा? 40%। अब अंबानी क्या करता है, इस 500 में से 400 करोड़ का क्या ले लेता है? रेम्यूनरेशन। कि मैं मैनेजर भी तो हूँ, कंपनी में मैनेजमेंट भी तो देख रहा हूँ, तो 400 करोड़ तो मेरा रेम्यूनरेशन है। और फिर पीछे कितना बच गया? 100 करोड़। अब 100 करोड़ कितना अंबानी के पास पहुंचा? 60 और 40। तो वो जितना रेम्यूनरेशन ले लिया, उसने 400 करोड़ का तो क्या ले लिया पहले? रेम्यूनरेशन। 100 करोड़ में उसको क्या मिल गया? डिविडेंड। तो अब उसको कितना मिल गया? 460। और पब्लिक को कितना बटा? जो 40% वाली पब्लिक है उसको 40 करोड़ ही। तो 500 में से पब्लिक को बटा 40 करोड़, और पहले कितना मिल रहा था? 200 करोड़। तो ये कंपनी वाले क्या करते हैं, अपने डायरेक्टर्स बन जाते हैं, शेयर होल्डर, मेजर शेयर होल्डर ही क्या बन जाते हैं? डायरेक्टर। और अननेसेसरी क्या ले लेते थे? रेम्यूनरेशन ले लेते थे। जिससे क्या होता था? बोलो। शेयर होल्डर को या जनरल पब्लिक को लॉस होता था। तो उसको दूर करने के लिए एक लिमिट डाली गई कि ओवरऑल मैनेजरियल पर्सन किससे ज़्यादा नहीं होगा? 11% से। ओवरऑल मैनेजरियल पर्सन किससे ज़्यादा नहीं होगा? 11% से। मतलब सारे मैनेजर मुनेजर मिलाकर किससे ज़्यादा पैसा नहीं ले सकते? प्रॉफिट का 11%। अब उसमें भी सब लिमिट्स है, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर। इन सबको क्या बोला जाता है प्यार से? मैनेजरियल पर्सन। मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर का काम क्या होता है? कंपनी के ओवरऑल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी। किसका? मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर का, सॉरी। कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर का काम होता है कंपनी के ओवरऑल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी। और एक कंपनी में या एमडी होता है या मैनेजर होता है, दोनों एक साथ नहीं होते क्योंकि दोनों एक ही काम करते हैं। और होल टाइम डायरेक्टर का काम क्या होता है बच्चों? एक ही कंपनी में काम करता है, वो इधर उधर नहीं जाता है, सिर्फ एक ही कंपनी में। और पार्ट टाइम डायरेक्टर क्या होता है? जो रिलायंस के बोर्ड पर भी है और जो टाटा के बोर्ड पर भी। तो इन तीनों को अब मैं एक नाम लिखवा करूंगा, मैनेजरियल पर्सन। अगर किसी कंपनी में एक मैनेजरियल पर्सन है तो उसका मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कितना हो सकता है? 5। और एक से ज़्यादा है तो उसका मैक्सिमम कितना हो सकता है? 10। और पार्ट टाइम डायरेक्टर अगर अलोंग विद मैनेजरियल पर्सन है, मैनेजरियल पर्सन मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर, तब कितना होगा? 1%। और विदाउट मैनेजरियल पर्सन है तो 3%। ये तो मैंने आपको ये लिख दिया, आप इतना इतना क्या कर लो, पहले नोट कर लो वीडियो पॉज करके, ठीक है बच्चों। अभी भी अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं, वीडियो पॉज नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। जैसे आपको पीजीवीपी आता है वैसे ही आएगा बाद में, ठीक है। आगे सुनो। अब सुनो, मैनेजिंग डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन कितना था? देखो लिखा हुआ जरूरी है। क्यों जरूरी है? तो पेपर वाले दिन आप सारे वीडियो नहीं देख सकते, और कुछ लिखा हुआ ही नहीं है तो क्या आप रिवाइज करोगे? मैनेजिंग डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन कितना है? 5%। अगर एक ही कंपनी, मैं अलग अलग केस बना रहा हूँ इन लिमिट्स को समझाने के लिए, तो मैंने लिखी थी सिर्फ, ठीक है। एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, एक कंपनी में केवल एक ही मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो मैनेजरियल पर्सन का मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कितना होता है? 5। 2 है तो 10, 4 है तो 10, 500 है तो 10। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो ये नहीं लिखा पर मैनेजिंग पर्सन, मैनेजरियल पर्सन 5% है। क्या लिखा हुआ है? एक है तो 5, मोर देन 1 है तो 10। तो मोर देन 1 कितने भी हो, 2, 4, 500 कितने भी हो, कितना होगा? 10%। अब हम आते हैं किसके ऊपर? पार्ट टाइम डायरेक्टर। अगर किसी कंपनी में एक ही पार्ट टाइम डायरेक्टर है तो कितना होगा? 3%। क्योंकि वो एक पार्ट टाइम डायरेक्टर है तो विदाउट मैनेजरियल पर्सन है। 5 पार्ट टाइम डायरेक्टर है तो भी ओवरऑल लिमिट उनकी कितनी रहेगी? 3। लेकिन एक पार्ट टाइम डायरेक्टर और एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो इस मैनेजिंग डायरेक्टर की तो 5 होगी, लेकिन अब इसकी कितनी हो जाएगी? 1। क्योंकि पार्ट टाइम डायरेक्टर की क्या है? पार्ट टाइम डायरेक्टर की लिमिट कितनी है? 1%। पार्ट टाइम डायरेक्टर की लिमिट कितनी है?
अगर अकेला ही पार्ट टाइम डायरेक्टर है बिना मैनेजरियल पर्सन के, मैनेजरियल पर्सन मतलब सॉरी, बिना मैनेजरियल पर्सन का मतलब क्या है? एमडी, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर इनके बिना है तब तो कितना है? 3, और इनके साथ है तो 1। तो इस केस में क्या है? साथ में एमडी आ गया तो इनकी लिमिट भी कितनी रहेगी? 1, और इसकी कितनी होगी? 5। बताना अब। 1 एमडी, 5 पीटीडी, इसकी कितनी होगी? 5, इसकी कितनी होगी? सबकी मिलाकर 1। सिर्फ 5 पीटीडी है तो सब पांचों पीटीडी मिलाकर कितना लेंगे? 3%। 5 एमडी, 5 पीटीडी, ये 10 और ये 1, कितने परसेंट? 11%। तो ये लिमिट्स आपको क्या होनी चाहिए? याद। अब बताओ, अब ये किस में मैनिपुलेशन करेंगे? बोलो। प्रॉफिट्स में। अब ये किस में मैनिपुलेशन करेंगे? प्रॉफिट्स में। कि ये 500 करोड़ बढ़ाकर क्या कर दिया जाए? ज़्यादा कर दिया जाए। जैसे डैप कम कर दिया जाए तो क्या होगा? प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे? ज़्यादा। तो प्रॉफिट्स निकालने का इनका अपना तरीका है। प्रॉफिट निकालने का इनका क्या है? अपना तरीका। तो प्रॉफिट में मैनिपुलेशन ना कर पाए क्योंकि रेम्यूनेशन बढ़ाना है। अब उधर 11% की तो सीलिंग लग गई, लेकिन अब ये प्रॉफिट्स अप डाउन करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ कोई इनकम टैक्स के हिसाब से तो नहीं निकालेंगे, लेकिन इनका अपना तरीका है। तो पहले तो आपको कैसे निकालना होगा? जो आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट है उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे आपको। सबसे ज़्यादा मैनिपुलेशन किस में होता है? डैप में, क्योंकि वो किसी को पे नहीं करना होता। तो डैप आप अकाउंट्स वाला तो क्या कर दो? ऐड। और लेस कौन सा कर दो? डैप एज पर कंपनी लॉ, और जो किस में दिया हुआ है? शेड्यूल 2 में, कंपनी लॉ में शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 किसका था? जो चीज़ या तो गुड्स है या क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस, वो जीएसटी का था, उसका यहाँ कोई लेना देना नहीं है। यहाँ शेड्यूल 2 किसका है? कंपनी लॉ का, डैप निकालने का। ये कंपनी लॉ का शेड्यूल है या जीएसटी का शेड्यूल 2 है? कंपनी लॉ का। उसमें डैप निकालने का तरीका दिया हुआ है जो आपके सिलेबस में नहीं है। आपको सीधा शेड्यूल 2 के अकॉर्डिंग क्या दे दिया जाएगा? डैप। कोई भी प्रोविज़न क्या नहीं होता? एक्सपेंस नहीं होता। तो जितने भी प्रोविज़न आपके डेबिट कर रखे हैं वो सब वापस क्या कर देना? ऐड। और लेस क्या कर देना? एक्चुअल एक्सपेंस अगेंस्ट प्रोविज़न, वो क्या कर देना? लेस। एक्चुअल एक्सपेंस अगेंस्ट प्रोविज़न क्या कर देना? लेस। ठीक है। कोई भी प्रोविज़न क्या नहीं होता? एक्सपेंस। जैसे आपने बना लिया प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ये तो आप अपनी मर्जी से बना रहे हो, तो उसको ऐड करो, ये कोई खर्चा नहीं है। और लेस क्या कर देना? एक्चुअल एक्सपेंस। और एक पॉइंट किसका है? एक्चुअल बैड डेट्स लेस कर देना। ऐसी प्रोविजन फॉर टैक्स है तो ऐड कर देना, एक्चुअल टैक्स पेड क्या कर देना? माइनस। प्रोविजन फॉर रिपेयर बनाया है तो ऐड कर देना, एक्चुअल रिपेयर क्या कर देना? माइनस। इसके अलावा एक पॉइंट और रहेगा जो मैं अलग से बता दूंगा, ठीक है? अलग से बताऊंगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स के बारे में कुछ अलग बात, उसको मैं क्या बताऊंगा? अलग से। अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आए, ऐसे तो मैं बोलता ही बोलता जाऊँ। The following is the draft P&L of Mudra Limited for the year ended. By balance BD, by balance from trading account। अब बताओ कभी P&L में देखा है तुमने इस तरह से by balance BD? बैलेंस फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट। सब्सिडीज रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, एडमिन एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, डायरेक्टर्स फीस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, मैनेजरियल रेम्युनरेशन, डैप, प्रोविजन फॉर टैक्स, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कभी P&L में आता है क्या? नहीं। इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन रिजर्व, बैलेंस शीट ही मतलब फाइनल प्रॉफिट। डैप ऑन फिक्स्ड एसेट्स एज पर शेड्यूल 2 इज रुपीज दिस। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द मैक्सिमम लिमिट्स ऑफ मैनेजरियल रेम्युनरेशन। अब इसने ये नहीं बताया एक पार्ट टाइम डायरेक्टर है, ऑल टाइम डायरेक्टर है, तो मैक्सिमम मतलब 11% निकाल देना, ठीक है? अब अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने किसको लिखेंगे? 14,20,185। अब बताओ इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन रिजर्व या जनरल रिजर्व कोई खर्चे हैं क्या? कोई खर्चे नहीं है, तो इनको क्या करेंगे? ऐड। 12,500 प्लस 4 लाख। प्रोविजन फॉर टैक्स क्या करूँगा? ऐड। एक्चुअल टैक्स पेड माइनस करता अगर दिया होता तो। उसके बाद डेप्रिसिएशन कितना ऐड कर दूंगा? 522,543 माइनस क्या कर दूंगा मैं? 575
345। कौन सा माइनस कर दिया मैंने? ये वाला। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि हम निकाल ही क्या रहे हैं, यही निकाल रहे हैं। ये सही है या नहीं, यही तो चेक कर रहे हैं। 285 350। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर खर्चा है। डायरेक्टर फीस कोई रेम्यूनरेशन का पार्ट नहीं होता, ये तो इनको आउट ऑफ पॉकेट रिम्बर्समेंट मिलता है। मतलब जैसे आप डायरेक्टर हो तो आप मेरी कंपनी की मीटिंग अटेंड करने आओगे तो आपको हम क्या कर देते हैं, आपका खर्चा लगेगा किस चीज़ का, आने जाने का और कार वार का, तो वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस के लिए रिम्बर्समेंट। ये रेम्यूनरेशन नहीं है जब मैं वापस एड बैक करूँ। ठीक है, अब आओ क्रेडिट साइड पे। ये पिछली बार का प्रॉफिट है, इस पर तो कब रेम्यूनरेशन मिल गया? पिछली बार। तो इसको वापस क्या कर दूंगा? माइनस 572 350। इसको जो सोल्व करेंगे इसका 11% क्या आएगा? मैक्सिमम रेम्यूनरेशन। अब इनका तरीका ऐसे नहीं है। इनका तरीका कैसे है? ये वापस से क्या बनाते हैं? P&L। वापस से P&L बनाने का मतलब क्या है? जो जुड़ना चाहिए वो जोड़ लेंगे, जो घटना चाहिए वो घटा लेंगे। तो बताओ, मैं अलग तरीके से वापस से P&L बनाऊं तो क्या होगा? क्या ये जुड़ना चाहिए या नहीं? नहीं, इन दोनों को जोड़ लूँगा। तो पहले इसने इन दोनों को क्या कर लिया? ऐड कर लिया। ठीक है, फिर ये लेस होना चाहिए, ये भी लेस होना चाहिए, ये भी लेस होना चाहिए। ये होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। तो कितनी चीज़ें लेस होनी चाहिए? 3 ये और डेप्रिसिएशन एक्चुअल। तो इन्होंने ये 3 आइटम लेस कर दी, डेप्रिसिएशन एक्चुअल, तो भी वही आएगा, बस हम डिसअलाउ करा के कर रहे हैं या रीड्राफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप एग्जाम में, आपको मैंने हजारों बार बता रखा है कि जीजा जी के अगेंस्ट नहीं जाना, तो इनके जैसे ही बना देना। कितना आएगा? 11%। पक्का? अब मेरे से एक सवाल पूछो। डायरेक्टर फीस नहीं, अब एक सवाल ये पूछो तुम मेरे से कि अगर कोई कंपनी क्या है, लॉस में है, जैसे जियो, उसने तो यूज़ क्या किए थे? कैपिटल एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट, सब कुछ फ्री में भी बांटा, सब कुछ किया, तो वो तो लॉस में। उस कंपनी के डायरेक्टर की गलती क्या है? कुछ भी नहीं। रेम्यूनरेशन क्या आ जाएगा? 0। 11%। डेप तो आएगा उनका, एडवर्टीजमेंट तो की थी, फ्री में नेट तो दिया था, तो खर्चे तो लग ही रहे थे, खाली कैपिटल एक्सपेंडिचर को छोड़ो। तो एज फ्लिपकार्ट है, जानबूझकर प्रीडेटरी प्राइसिंग। अब आपको समझ नहीं, प्रीडेटरी प्राइसिंग क्या होता है? जानबूझकर घाटे पर बेचना है, सस्ते पर बेचना, टू वार्ड ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन वार्ड ऑफ करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रीडेटरी प्राइसिंग का सहारा लेते हैं। अब मैं जानबूझकर क्या है, सस्ता पढ़ाने लग जाऊं, फ्री में पढ़ाने लग जाऊं, जिससे क्या हो? कंपटीशन हट जाए, और उसके बाद में क्या है, धीरे धीरे जैसे जियो चार्ज लेने लग गया वैसे। ठीक है, तो ऐसा करने को क्या बोलते हैं? प्रीडेटरी प्राइसिंग। पक्का? तो अब ऐसा करते हैं तो इस कंपनी के डायरेक्टर्स ने काम नहीं किया क्या? ये तो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी थी। तो बहुत बार कुछ कंपनीज लॉस में होती है तो उनके डायरेक्टर के घर में क्या है? रेम्यूनरेशन ही नहीं पहुंचेगा। नहीं, तो लॉस मेकिंग कंपनीज के लिए कुछ अलग क्या है? प्रोविजंस है, जो मुझे आपको बताने। ठीक है, किसके लिए? लॉस मेकिंग कंपनीज के लिए। ठीक है, कैसे है वो प्रोविज़न? आपको उस कंपनी की कैपिटल पर बेस्ड क्या देना होगा? रेम्यूनरेशन। उस कंपनी की क्या निकालनी पड़ेगी आपको? इफेक्टिव कैपिटल। उस कंपनी की क्या निकालनी पड़ेगी? इफेक्टिव कैपिटल, और उसका एक परसेंटेज के बेसिस पर क्या देना होगा? रेम्यूनरेशन। एक अब सुनो, लॉस मेकिंग कंपनीज के लिए आपको ये लिमिट्स याद रखनी पड़ेगी। ये पेज नंबर कौन सा है? 4.14 है, आप अपने नोट्स में नोट कर लेना। ठीक है, 1/4 में भी जा रहा है ना आगे। अगर किसी कंपनी की कैपिटल, इफेक्टिव कैपिटल क्या होता है? आई टेल यू लेटर ऑन, अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार ये लिमिट्स याद करो। अगर कैपिटल 5 करोड़ तक की है तब क्या होगा? 5 करोड़ तक की नहीं, सॉरी, 5 करोड़ से कम है तब कितना होगा? 60 लाख। 5 करोड़ और अबव, लेकिन कितने तक? 100 करोड़ से कम तक, तब 84। 100 करोड़ और अबव तब कितना होगा? 120 लाख। 250 करोड़ और अबव 120 लाख, प्लस उसके बाद का हर का 0.01%। ये रेम्यूनरेशन मिलेगा लॉस मेकिंग। जितनी बड़ी कंपनी आप मैनेज कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा कैपिटल वाली कंपनी आप मैनेज कर रहे हैं, उतना ज़्यादा आपको क्या मिलेगा? रेम्यूनरेशन। ठीक है, तो ये आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। अब मेरे को बोल दिया मैंने, ठीक है, लेकिन आपको क्या होना चाहिए? याद। मैं अब कैसे याद करते हैं? 5 7 10 12 की टेबल है, 12 × 5 12 × 7 12 × 10, तो 5 7 10। ठीक है, बताओ इधर क्या है? 5 के बाद सेंचुरी, सेंचुरी के बाद क्वार्टर। ठीक है, 250। अब कैसे भी करो आपको याद होना चाहिए।
5 सेंचुरी क्वार्टर, 5 7 10, ऐसे मैं क्लास में आपको चल चल के याद करवाता। ठीक है, 5 7 10, 5 सेंचुरी, सेंचुरी मतलब 100, क्वार्टर मतलब 250। ठीक है, और उधर क्या है 5 7 10, वो किससे 12 की टेबल से, और इधर क्या है 0 पॉइंट की क्या जरूरत है, 0.01 तक। ठीक है, अब इफेक्टिव कैपिटल कैसे निकलेगी? इफेक्टिव कैपिटल भी आप अपने नोट्स में नोट कर लेना। क्या क्या नोट करना है? एक तो वो लिमिट, कौन सी वाली, एक 11% वाली, और दूसरी बात क्या नोट करनी है ये, और तीसरी बात क्या करनी है ये नोट्स में। ठीक है, तो अब ये नोट्स में क्या नोट करना है? इफेक्टिव कैपिटल का मतलब क्या है? पेड अप कैपिटल का एग्रीगेट लेना है। इसमें क्या नहीं लेना, मैं इसको ऐसे तरीके से लिख देता हूँ पैराग्राफ का। पेड अप कैपिटल, ठीक है, क्या छोड़कर? शेयर, एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट। पेंडिंग अलॉटमेंट मतलब अभी तक अलॉटमेंट हुआ नहीं है और सिर्फ शेयर एप्लीकेशन मनी आई है। उसके बाद में सारे के सारे रिजर्व्स लेने हैं, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम लेना है, रिजर्व्स एंड सरप्लस लेने हैं। तो प्लस क्या हो गया? रिजर्व्स। लेकिन कौन सा नहीं लेना? रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं लेना, ये प्योर नहीं होता है, आपने अपनी मर्जी से बनाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में सारे के सारे लॉन्ग टर्म लोन लेने हैं, जो कितने के बाद पेबल है? आफ्टर 1 ईयर। तो लॉन्ग टर्म लोन सारे के सारे लेने हैं जो कब पेबल है? आफ्टर 1 ईयर। वर्किंग कैपिटल लोन, ओवरड्राफ्ट, ये सब वैसे भी क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म नहीं होते। ठीक है, तो ये कह रहा है एक्सक्लूडिंग, तो ये तो पता ही है हमें। रिड्यूस्ड बाय, क्या माइनस कर देना इसमें से? इन्वेस्टमेंट। तो माइनस क्या कर देना? इन्वेस्टमेंट। क्यों माइनस कर देना? क्योंकि इसको डायरेक्टर मैनेज नहीं कर रहा। देखो ऐसे समझो कि ये मेरी कैपिटल है 500 रुपये, ये मेरे रिजर्व है 200 रुपये, और इधर मेरा क्या आ रहा है? इन्वेस्टमेंट। तो डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट कर रहा है या बिजनेस कर रहा है? तो 700 में से 100 रुपये तो यहीं लगे हुए हैं ना। तो डायरेक्टर कितनी कैपिटल मैनेज, मतलब कितने का धंधा मैनेज कर रहा है? 600 का। 100 तो अब आपके एफडी पड़ी है, उसमें डायरेक्टर क्या कई सालों से पड़ी है, उसमें क्या। लेकिन कब माइनस नहीं करना इन्वेस्टमेंट? जब काम ही कंपनी का क्या हो? इन्वेस्टमेंट कंपनी का, तब तो वो इसको भी मैनेज कर रहा है खरीदने बेचने का। जब काम इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो इन्वेस्टमेंट माइनस नहीं करना। तो इन्वेस्टमेंट कब माइनस करना है? कोई बात नहीं, इफ़ नॉट इन्वेस्टमेंट कंपनी। और क्या माइनस करना है? रिजर्व्स जोड़ रहे हैं तो फिक्टिशियस एसेट्स क्या करनी पड़ेगी? माइनस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो माइनस क्या कर देंगे? फिक्टिशियस एसेट, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, जैसे P&L का डेबिट बैलेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, राइट ऑफ नहीं। तो ये इतना इतना नोट कर लो, इफेक्टिव कैपिटल, फिर वो लिमिट्स नोट कर लेना। अब हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये मुझे समझाने पड़ेंगे। अब आगे क्वेश्चन आएगा P&L बना दो, खर्चे दिए होंगे, तो वो अगर मान लो कि मैं नहीं भी बताता हूँ तो भी आप आंसर देख के आराम से समझ जाओगे कि ये इस हेडिंग में आना है। क्योंकि आपको ये तो समझ में आ रहा है, जैसे उसमें क्वेश्चन आएगा डीलर को एड दी। डीलर को एड मतलब डीलर को सहायता दी। मैं एक कंपनी हूँ, मेरा माल तुम बिकवाते हो, और मैंने तुम्हें क्या दी? कुछ फ्रिज दे दिया, कूलर दे दिया, तो वो मेरे लिए एसेट नहीं है, मेरे लिए क्या है? खर्चा है। अब वो मैं किस हेडिंग में शो करूँगा अभी आप नहीं कर पा रहे, लेकिन आंसर देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस हेड में। लेकिन ये तो बिल्कुल टेक्निकल चीज़ है ना कि 11% और ये सब अपने आप थोड़ी सोच सकते हो। तो ये 2 टाइप में बटा हुआ है चैप्टर। सेकंड पार्ट बहुत आसान है। फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट वाज ऑब्टेन्ड। बैलेंस शीट का ये एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, इशूड और पेड अप कैपिटल 1596, ये शेयर सस्पेंस अकाउंट के बारे में देखते हैं क्या है सस्पेंस का, हमें कैसे पता। 1.5 लाख रिवैल्यूएशन रिजर्व है 195 में, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, काफ़ी कुछ एसेट्स दे रखी है। शेयर सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट्स एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन शेयर्स द अलॉटमेंट ऑफ विच इज नॉट येट मेड। तो वो लिया जाएगा क्या इफेक्टिव कैपिटल में? आपको क्या निकालना है? इफेक्टिव कैपिटल। और अगर आपका आंसर डिफरेंट होता है कि अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी होती तो एक चेंज आता है इन्वेस्टमेंट कंपनी में। इन्वेस्टमेंट कंपनी में इन्वेस्टमेंट माइनस नहीं होंगे। तो बताओ किसको किसको जोड़ूं? ऑथराइज का कोई लेना देना नहीं है, हमें तो पेड अप से लेना है। अब इशूड सब्सक्राइब कोई क्या मानेंगे? पेड अप 15 लूँ या नहीं? 15 लूँ के ना? 96 लूँ के ना? प्रेफरेंस भी लूँ? हाँ, इधर लोन तक लेते हैं, इसको नहीं लेना क्योंकि एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। कैपिटल रिजर्व में 195 में 150 रिवैल्यूएशन रिजर्व है, तो कितना लूँ? 45। नहीं समझे क्या? 195 में 1.5 लाख तो रिवैल्यूएशन है, वो नहीं लेना। 45 50 ये ले लिया, इतना टिक कर दूँ नहीं तो याद नहीं रहेगा। 15 96 45 50, ये 4 बातें समझ गए। डिबेंचर यस, पब्लिक डिपॉजिट यस, लोन लॉन्ग टर्म लोन तो लेना ही है, शॉर्ट टर्म नहीं, ट्रेड लाइबिलिटीज नहीं। तो 65 और 370। अब आओ असेट साइड में, इन्वेस्टमेंट माइनस करना है यस इफ नो कंपनी इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट कंपनी, और है तो नहीं करना। और 15 25 तो ये माइनस कर दिया,
P&L डेबिट बैलेंस तो माइनस करना ही है। तो ये क्या आ गई बच्चे मेरे, इफेक्टिव कैपिटल। अब इस इफेक्टिव कैपिटल को ही पूछा था, रेम्यूनरेशन पूछा होता तो ये अब तू कितने में है, 5 करोड़ में। तो 5 करोड़ मतलब 5 करोड़ से कम पर रेम्यूनरेशन कितना था, 60 लाख था, तो 60 लाख आएगा। लेकिन पूछा ही नहीं, सिर्फ क्या पूछा था, इफेक्टिव कैपिटल। और दूसरी तरफ क्या बनाया हुआ है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है। तो अब बताओ, ये वापस लिखने की बजाय इसके अंदर वापस क्या जोड़ दो, इन्वेस्टमेंट जोड़ दो। बोलो समझ रहे हो या नहीं, सॉरी किसके अंदर, इसके अंदर इफेक्टिव कैपिटल। यस, तो ये बढ़ के आ जाएगी। ठीक, कर लोगे। इलिस्ट्रेशन 3 बच्चों होमवर्क करोगे डिट्टो इसके जैसा, मतलब इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। ठीक है, तो 1, 2 और 3 क्वेश्चन कर लोगे। 1, 2 और 3 और टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 2। या आपको क्या करना है, अपने आप से करके देखना है इस कॉन्सेप्ट के बाद। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो क्या है, मैनेजर रेम्यूनरेशन कंप्लीट। एक चीज़ और बतानी थी, वो मैं बता दूंगा। ठीक है, अभी तुम्हारा क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना कर लेना तुम। ठीक है, अब हम क्या बात कर रहे हैं, डिविडेंड। ये सारा का सारा इसमें क्या लिखा हुआ है, डेफर्ड टैक्स वाला स्टैंडर्ड और कंपनी लॉ का प्रोविजन लिखे हुए हैं। ये सब आप किस में पढ़ने वाले हो, कंपनी लॉ में। आधा लॉ इसमें नोट किया हुआ है। मैं सिर्फ कौन सी बात करूँगा, जो क्या क्वेश्चंस अकाउंट्स में आते हैं। अब ये सारा कंपनी लॉ वापस से पढ़ाऊंगा मैं। आपको याद है क्या, 124 नंबर सेक्शन, प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड, पार्टली पेड शेयर, ये सब आपने पढ़े हुए हैं। हो सकता है इस समय आपको याद नहीं है, किसकी वजह से, लैक ऑफ रिवीजन की वजह से। लेकिन आप जब कंपनी लॉ पढ़ लोगे तो ये आ जाएगा, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इलिस्ट्रेशन 4 कर रहा हूँ। ड्यू टू इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड दिस, द कंपनी प्रपोजेस टू डिक्लेयर 10% डिविडेंड आउट ऑफ जनरल रिजर्व। किससे, जनरल रिजर्व से डिविडेंड। तो पास्ट प्रॉफिट से या रिजर्व से डिविडेंड बांटने की कुछ शर्तें होती थी, याद है क्या, एवरेज रेट और कुछ 10%, 15%, तो वो इसमें अप्लाई करने हैं। ठीक है, हमें फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स असर्टेन द अमाउंट दैट कैन बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकॉर्डिंग टू कंपनीज डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व रूल्स। देखो क्या दिया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखी है, इक्विटी कैपिटल दे रखी है, जनरल रिजर्व दे रखा है, कैपिटल रिजर्व दे रखा है। ठीक है, रिवैल्यूएशन रिजर्व दे रखा है, नेट प्रॉफिट दे रखा है, एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड दे रखी है। ठीक है, तो एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड तो लास्ट 3 सालों की कितनी है, 12%। अब क्वेश्चन क्या है, कि आप कितना डिविडेंड बांटना चाहते हैं। ठीक है, मतलब कितना बांट सकते हैं आप रिजर्व्स में से। तो अब हम सबसे पहले क्या करना चाहते हैं, भाई हम डिक्लेयर कितना करना चाहते हैं। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या हम रिजर्व्स में से निकाल के 10% बांट सकते हैं या नहीं। ठीक है, पहली रेट तो क्या, एवरेज रेट, पहली कंडीशन तो एवरेज कंडीशन है, वो तो एवरेज रेट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो इसने दे ही दिया सीधा 12%। और हम देना कितना चाहते हैं, 10। तो पहली कंडीशन तो मेट ही है। कंपनी कितना देना चाहती है, 10%, जो एवरेज रेट से क्या है, कम है। अब सेकंड कंडीशन क्या है, देखो, मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। याद है ना आपको, ये नहीं भी याद है तो अब मान लो है, कंडीशन तो है ये। ठीक है, क्या है कि कितने रुपए आप विड्रॉ नहीं कर सकते, कितने से ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते, 10% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। अब हम देखें पहले हमें रिक्वायर्ड कितने हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की है, 17.5 लाख, उसके ऊपर रेट कितनी है, 9%। तो पहले तो अगर इक्विटी डिविडेंड देना है तो पहले किसका देना ही देना होगा, प्रेफरेंस का। पहले कितना देना ही होगा, प्रेफरेंस का। तो करंट ईयर के प्रॉफिट कितने हैं हमारे, पहले ये बताओ हमें। रिजर्व्स में से तब निकालना पड़ेगा ना जब करंट के सफिशिएंट नहीं है। तो करंट के प्रॉफिट कितने हैं, 3 लाख। तो करंट ईयर के प्रॉफिट है मेरे 3 लाख, प्रेफरेंस डिविडेंड बनता है ये क्या है, 9% पेड अप कैपिटल का है, इतना। तो मेरे पास कितना करंट का ही एक्स्ट्रा बचा हुआ है, 142,500। तो मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 में से इतना प्रेफरेंस को दे दूंगा तो इतना तो मेरा बचा ही हुआ है ना करंट का ही। अब मैं देना कितना चाहता हूँ, 10% ऑफ 80 लाख। तो 8 लाख में से इतना तो मेरे पास है ही, तो मैं रिजर्व से कितना निकालना चाहता हूँ बच्चों, 657,500। ये बात समझ में आ रही है कि मैं 8 लाख का डिविडेंड देना चाहता हूँ, 142,500 करंट ईयर के प्रॉफिट से विद्यमान है, तो कितने रह गए, 57,500।
तो मुझे रिजर्व से मैक्सिमम कितना निकालने का है, 657,500। अब मैं देखता हूँ कि निकाल सकता हूँ या नहीं। कितना निकाल सकता हूँ मैं, पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स का 10%। पेड अप कैपिटल का मतलब इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, ये दोनों क्या आ गए, पेड अप कैपिटल। फ्री रिजर्व्स कितने के हैं बताओ, 25 लाख। ठीक है, कैपिटल रिजर्व तो फ्री नहीं होता ना, तो पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स का 10% कितना आएगा, 12,25,000। तो 12,25 निकाल सकता हूँ, मेरी तो जरूरत ही कितनी है, 657। तो कंडीशन नंबर 2 इज ओके, पक्का। अब मेरा काम क्या है, समझा देना। आपका काम क्या है, वहाँ पर बैठकर सोचना कि पेड अप कैपिटल थी या पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स थे या सारे रिजर्व्स थे, पेड अप कैपिटल में प्रेफरेंस भी आएगा या नहीं आएगा, वो वहाँ बैठकर सोचना है, यहाँ तैयार होके जाने। तो पेड अप कैपिटल में क्या आएगा, दोनों, इक्विटी भी और प्रेफरेंस भी। फ्री रिजर्व्स में कैपिटल रिजर्व वगैरह नहीं आएंगे। उसका कितने परसेंट, 10%। अब देखो मैं बोलता गया, मैंने इस आधे घंटे की वीडियो भी नहीं बनी अभी तक ये, और इसमें क्या क्या बोल दिया, मैनेजरियल एलिमिनेशन की लिमिट्स भी बोल दी, वो इफेक्टिव कैपिटल में क्या क्या आएगा वो भी बता दिया। इफेक्टिव कैपिटल वो 5-10 करोड़, आपको क्या करना है, याद, वो तो आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 क्या है, विड्रॉल के बाद आपका रिजर्व कैपिटल के 15% से नीचे नहीं रहना चाहिए। सिर्फ किसके, कैपिटल के, कैपिटल प्लस रिजर्व्स के या कैपिटल के। तो आफ्टर विड्रॉल रिजर्व्स बैलेंस मस्ट नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ कैपिटल। तो 15% ऑफ पेड अप कैपिटल क्या आता है, ये, इसमें इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों लिए। तो इतना रिजर्व्स आपका कम से कम क्या है ना, बना रहना चाहिए इवन आफ्टर विड्रॉल। ठीक है, अब रिजर्व्स है कितना आपके पास, 25 लाख, ये है ना 25 लाख। जनरल रिजर्व में से निकालोगे, कैपिटल रिजर्व में से थोड़ी निकाल सकते हो। तो 25 लाख में से आप कितना निकालना चाहते हो, 6,57,500। तो 25 में से आप 6,57,500 हटा दोगे तो आपका रिजर्व बचेगा 18, और आपको चाहिए कितना, 14,62। तो ये कंडीशन भी क्या हो गई, मीट। तो ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, द कंपनी कैन विड्रॉ दिस। अब फटाफट से मुझे 3 कंडीशन बता दो, हालांकि तुम्हें लॉ के पेपर में ये याद होती है। पहली कंडीशन क्या है, एवरेज। लेडीज, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। एवरेज कितने सालों का, 3 सालों का या 5 का, 3 सालों का। ठीक है, प्रीसीडिंग आगे वाले 3 साल हमें कैसे पता, पिछले ही होंगे, तो आगे वाले 3 का तो हमें कैसे पता होगा, पिछले 3 सालों का ही होगा प्रीसीडिंग। अब उसके बाद प्रीसीडिंग बाद झाड़ना था, झाड़ लिया। नेक्स्ट क्या है, बोलो तो, पेड अप कैपिटल और रिजर्व्स का 10% से ज्यादा, हाँ फ्री रिजर्व, शाबाश। पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स का 10% से ज्यादा नहीं निकालना, और फिर निकाले के बाद जो बच गया वो पेड अप कैपिटल के 15% से ज्यादा कम नहीं हो सकता। हो सकता है, कम नहीं हो सकता। ठीक है, पक्का। तो ये स्पेशल टाइप की चीजें हैं। ठीक है, फिर से एक बार बता दूं, सैलरी कहाँ आएगी, एम्प्लॉइज बेनिफिट कॉस्ट में, तो वो तो बताने की जरूरत नहीं है ना, लेकिन ये चीजें क्या है, स्पेशल। अब हमें क्या करना है, डीडीटी, सब इस चैप्टर में क्या है, कोई टैक्स लिख दिया, कोई अकाउंट्स लिख दिया, कोई लॉ लिख दिया। डीडीटी क्या होता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। जब भी कोई कंपनी क्या करती है, डिविडेंड बांटती है, तो उसको क्या देना पड़ता है, डीडीटी। अब इसका पुराने तरीके से सोल्व किया है, नो मेरे पास कुछ है नहीं इसके पास तरीका। अब आज की डेट में सेस कितना लगता है, 4%। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पहले क्या लगता था, 3%। सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस और सरचार्ज कितना लगता था, 12%। डीडीटी कितने, 15%। तो 15% अगर डिविडेंड बांटते हो आप 100 रुपये का, तो 15% तो क्या दो, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जो बताया हुआ है ना अदर सोर्स में। और 12% उसके ऊपर क्या दो, 15 का 12%, 100 का 12 नहीं, 27 नहीं। जैसे 100 रुपये का डिविडेंड बांटा तो 100 का 15% कितना आ गया, 15 रुपये। इस 15 का 12% क्या दो, सरचार्ज दो। ठीक है, फिर इन दोनों को मिलाकर उसका 3% क्या देना है, सेस। ठीक है, जो सेस की रेट अभी कितनी हो चुकी है, 4%, लेकिन अब ये चल रहा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ बता, अब ये कैसे बांटना, कैसे देना होता है, इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक्स लिमिटेड, अ डोमेस्टिक कंपनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 5th। एक डोमेस्टिक कंपनी है, इसने कितना डिविडेंड बांटा है 5 अप्रैल को, 230 lakhs। कंप्यूट द डीडीटी टैक्स, मतलब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पेबल। इसी को क्या बोला जाता है, सीडीटी भी बोला जाता है। सीडीटी क्या होता है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। ठीक है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय
एक्स कितने का है 230। अब इसको पहले क्या करना होता है ग्रॉस। ये जो 15% की रेट है किस पर नहीं लगती, डिविडेंड पर नहीं लगती। पहले इसको क्या करना होता है 15% से ग्रॉस, सरचार्ज औरों को मिलाकर नहीं, किससे 15% से। कि शेयर होल्डर के पास क्या पहुंचा 230, तो 230 का 15% नहीं है डीडीटी, इसको क्या करना पड़ता है ग्रॉस। 230 कितने पर माना जाएगा 85 पे, डीडीटी की रेट से ग्रॉस कर दिया, कितना आ गया 100 पर। भाई इसने पहले 15 निकाला, फिर ये जोड़ा तो ये वापस क्या आ गया 100। अब इस वैल्यू के ऊपर क्या लगानी है सारी चीजें, पहले क्या लगाएंगे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, फिर इस चीज का 12% क्या है 40.59 का 12% क्या है सरचार्ज, और इन दोनों को मिलाकर सेस लगता है। ठीक है, तो अगर मैं इफेक्टिव रेट की बात करूं तो आप मेरे को सोल्व करके बताओ। अगर 100 रुपये का डिविडेंड है तो 100 पर कितना टैक्स, मतलब डिविडेंड नहीं है 100 रुपये ग्रोस डिविडेंड है, 100 रुपये क्या है ग्रोस डिविडेंड, तो 15 रुपये का तो क्या आ गया ये। अब 15 का 12% करो तो ये कितना हो गया 16.8। अब इसी की बुक के हिसाब से करूं तो 16.8 का 3% और जोड़ो, 16.8 प्लस 3% 0.668 जोड़ के 17.304। इस तरह से लोग क्या निकाल लेते हैं इफेक्टिव रेट। तो आप चेक कर लो भले ग्रोस अमाउंट कितनी आई थी, ग्रोस अमाउंट कितनी आई थी 270 आई थी ना, इसके ऊपर ये रेट लगाओ ये आ जाएगा। ठीक है, अब अकाउंटिंग क्या होगी इसकी, ये क्वेश्चन और करना तुम। ठीक है, अब यहां से क्या स्टार्ट हो गए वो क्वेश्चन, क्या बना दो पी एंड एल बैलेंस शीट और बना दो। ठीक है, तो वो मैं आपको पी एंड एल बैलेंस शीट के फॉर्मेट बताऊंगा, या आपको खुद करने होंगे। ठीक है, अब सुनो पहले मेरी बात। अकाउंटिंग क्या होती है डीडीटी की, पहले क्या होता था एक पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनता था, नहीं अब कोई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन नाम की चीज़ नहीं है। जब आप डिविडेंड क्या करते हैं सुन लो, अब ईयर एंड पर प्रपोज करते हैं, कैश फ्लो के क्वेश्चन में ऐसा नहीं किया हुआ और लेकिन इसमें सही लिखा हुआ है। ठीक है, ये थ्योरी में लिखा हुआ है, कोई इसमें वो क्या नहीं है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, तो कोई एंट्री आप नहीं करते, किसी तरह की कोई एंट्री नहीं करते। ठीक है, जब डिविडेंड एजीएम पर क्या हो जाता है अप्रूव हो जाता है, तब आप क्या एंट्री करते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस में से माइनस कर देते हैं और डिविडेंड पेबल कहाँ खड़ा कर लेते हैं लाइबिलिटीज़ में, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस कम हो जाता है और डिविडेंड पेबल बढ़ जाते हैं। तो इसकी एंट्री वेंट्री नहीं होगी। ठीक है, पी एंड एल में से चार्ज नहीं होगा। देखो मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं कह रहा कि मैं प्रॉफिट कम कर दिया, आप जब अपने शेयर होल्डर को पी एंड एल स्टेटमेंट भेजते हैं ना तो कहीं पर भी डिविडेंड माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, ये कौन सा आएगा प्रॉफिट बिफोर एनी काइंड ऑफ एप्रोप्रिएशन। पी एंड एल स्टेटमेंट में कोई भी एप्रोप्रिएशन चार्ज नहीं होता आज की डेट में। ठीक है, पहले क्या होता था प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन में से क्या माइनस हो जाता था, तो प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन ही आता है, पी एंड एल स्टेटमेंट में कोई डिविडेंड चार्ज नहीं होता। अब पी एंड एल स्टेटमेंट का रिजर्व्स एंड सरप्लस का कैसे बनता है, उसके अंदर पी एंड एल, उसके अंदर क्या आ जाएगा ओपनिंग पी एंड एल जो था उसमें जुड़कर ये वाली अमाउंट आ जाएगी, उसको क्या बोल देते हैं सरप्लस, उसमें से क्या माइनस करेंगे डिविडेंड। तो ये बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट्स में ही क्या होगा माइनस होकर के क्या होगा शो होगा, ये किसी तरह से पी एंड एल में चार्ज, रिजर्व्स में से कोई भी अप्रोप्रिएशन किया चाहे आपने बोनस इशू किया है तो भी कहाँ से चार्ज होगा बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट्स में। भाई ठीक है, आप ऐसे ही बोल सकते हैं बराबर होने के लिए कि पी एंड एल का बैलेंस कम हो गया, लेकिन पी एंड एल स्टेटमेंट में कहीं पर भी ये खर्चा नहीं शो किया जाएगा, ये खर्चा है ही नहीं है, तो हम बांटे ना बांटे हमारी मर्जी। तो इसको कैसे शो किया जाता है रिजर्व्स एंड सरप्लस के नोट्स में से माइनस कर दिया जाता है और डिविडेंड पेबल कहाँ पर आ जाता है बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज में। डिविडेंड पेबल कहाँ जाता है बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज में। जब ये क्या होता है प्रपोज होता है या अप्रूव होता है, डिक्लेयर होता है मतलब अप्रूव होता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में से माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी और डिविडेंड भी किस में आएंगे अदर करंट लायबिलिटीज में, करंट लायबिलिटीज में अदर करंट। तो ये थ्योरी में लिखा हुआ है, क्वेश्चन वोश्चन नहीं है इसका। ठीक है, अब इसके बाद में जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल क्या है, अब एक मिनट देखो, ये जैसे क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं तुम्हें,
फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फर्निश्ड बाय पायनियर लिमिटेड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ आएगी? बैलेंस शीट ही पूछी है, बैलेंस शीट में ही आएगी, कैपिटल में आएगी, शेयर होल्डर्स फंड में। कॉल्स इन एरियर वहाँ से माइनस हो जाएगी। अब मान लो कि आपको नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कॉल्स इन एरियर डेबिट बैलेंस है, एसेट पे शो कर दिया, तो आंसर तो आ ही ना आगे। आप अपने आप क्या कर लोगे? देख के कर ही तो लोगे। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी किस में आएगी? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉन करेंट एसेट्स में। ठीक है, अब मैं आपको अगर बोलूँ कि जैसे एडवांसेस है, आपको नहीं पता लग रहा है किस हेडिंग में आएगा? असेट में आ रहा है, पहली बात तो ये। डेबिट बैलेंस है तो कहाँ पर है? असेट में। आप सोच नहीं पा रहे हैं कि किस हेडिंग में आएगा, कोई बात नहीं, मैंने नहीं भी करवाया, मैं करवाऊंगा, टेंशन मतलब, लेकिन नहीं भी करवाया तो ये आंसर तो छपा हुआ है। इसके अंदर कहीं पर क्या है? आपको जांच पर क्या मिला? एडवांस मिला। उस जगह पर आप क्या लगा लोगे अपना स्टार, कि जो चीज़ गलत होने वाली है। ठीक है ना? अरे बोलो। तो इनमें मेरा कोई खास बड़ा रोल नहीं है, मैं तो बता दूंगा कि ये सेट में इसमें आएगा, ये इसमें आएगा, लेकिन ये और इतने आसान क्वेश्चन आने भी नहीं। ठीक है, लेकिन करने आए भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आने हैं, तो मैं गारंटी से कह दूँ कि नहीं। ठीक है, आए भी हुए हैं, लेकिन इसमें मेरा रोल बहुत कम है। इसमें सिर्फ क्या है? प्लेसमेंट की दिक्कत है। प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि कौन सी आप हेडिंग क्या कर सकते हैं गलत। ये एडवांस है कहाँ पर स्टार लगाऊंगा? अब आपको ये नहीं पता कि करंट एसेट में सबसे पहले क्या आता है। करंट एसेट में सबसे पहले क्या आता है बताओ? इन्वेंट्री नहीं आता, और भी चीज़ें होती होगी ना। इन्वेस्टमेंट्स आता है सबसे पहले, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आता है। इस क्वेश्चन में था नहीं तो वो इसमें आएगा नहीं, तो वो मैं बता दूंगा, लेकिन क्या है, इनमें कोई विशेष बड़ा मतलब आपको रटने का काम ज़्यादा है, समझने की बजाय। ठीक, तो आप इसमें कहाँ तक के क्वेश्चन कर लेंगे? 4th तक के। कितने तक के? 1, 2, 3 और 4। उसके बाद में एग्जाम्पल भी है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स वाला, वो भी कर लेना। 5th के बाद से क्या स्टार्ट है? ये वाले क्वेश्चन। अब आप मेरे को बताओ कि डेली एक करा दूं ना, मेरे को तंग कर रखा है, ये चैप्टर बचा है, ये चैप्टर बचा है। 5 से लेकर कितने तक है? 17 कुछ नहीं है। चार क्वेश्चन है, डेली एक कराऊं तो 4 दिनों में चैप्टर हो जाए। तो मैं चाहता ही नहीं है कराना, मैं ईमानदार से बताता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि तुम खुद करो ये, लेकिन ठीक है, अब अपने को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी होगी, इसलिए कराएंगे। ठीक है, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ? शेड्यूल 3। ठीक है, शेड्यूल 3 समझाना चाहता हूँ, ना कि एक एक क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो एक एक क्वेश्चन डेली एक रूटीन बना लो ना कि डेली एक क्वेश्चन करना है तो भी हो जाएगा। मेरा काम तो क्या है, आपको क्या बताना? शेड्यूल 3 बताना। तो कल मैं आपको क्या बताऊँगा? शेड्यूल 3 क्वेश्चन। आप मेरे भरोसे भले ही मत रहो, आप आराम से कर सकते हो। और अब अपना बच क्या गया? डिबेंचर। ठीक है, तो वो डिबेंचर करवा देंगे, कोई ख़ास बात नहीं है। और उसके बाद में क्या है? सबका रिवीजन। ठीक है, अब बात सुन लो, आप डेली देखते रहोगे ना तो भी 2 महीने पड़े हैं। टैक्स का रिवीजन स्टार्ट कर ही दिया है, सैलरी का आपके पास पहुंच भी गया है, कैपिटल गेन के ऑलमोस्ट बन गए हैं, धीरे धीरे पहुंच जाएंगे तुम्हारे पास। नेट की प्रॉब्लम की वजह से धीरे धीरे पहुंचते हैं। और जीएसटी का भी सारा का सारा, अब आप 2 महीने मेरे साथ साथ जो भेज रहा हूँ ना, वो सुनते रहना। सारा कोर्स होगा अब अगले 2 महीनों में, A to Z कोर्स होगा, एएस, देश, ब्रांच, डिपार्टमेंट, सब कुछ होगा। ठीक है, लेकिन आप वो सुनते रहना। आप मेरे लिए दिन में, मेरे 3 सब्जेक्ट्स के लिए दिन में क्या कर दो? 2 घंटे रिजर्व कर दो, 2 घंटे रिजर्व। आपके पास इतने वीडियो आएंगे तो टोटल 2.5-3 घंटे के आएंगे। मेजोरिटी की वजह से हम क्या ऐप पे लगा नहीं पा रहे हैं, तो यूट्यूब पर आएंगे तो अगर 3 घंटे के भी होंगे तो भी क्या होगा? आप 2 घंटे में सुन लेंगे। ठीक है, और सारा का सारा कोर्स हो जाएगा, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।